मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, तो मास ऑफ द न्यूक्लियस हमेशा जो उसके न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करके अगर नापोगे उनके मास तो उससे कम होता है। इसका मतलब कोई एनर्जी का डिफरेंस ही मास को यहाँ पे फुलफिल कर रहा होगा। अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस हो जाए तो इन दैट केस आपकी न्यूक्लियर फोर्स भी रिपल्सिव हो जाती है और आपका जो न्यूक्लियस है वो फट जाता है, जिस कारण से रेडियो एक्टिविटी पैदा होती है। लाइट न्यूक्लियस सच एज हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस टू फॉर्म हीलियम फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो एटलीस्ट हीलियम तक तो पहुंचो जिससे कुछ स्टेबिलिटी आए, तो इसीलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइकिल करके फ्यूजन जो है वो हम लोग करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियाई के बारे में। थोड़ा मैं एंड में आप लोगों को हल्का फुल्का सा रेडियो एक्टिविटी के लॉज का भी आइडिया दे दूंगा, तो इसलिए डरना मत, है ना। थोड़ा बहुत इसीलिए आइडिया दूंगा कि आपको ऐसा ना लगे कि कभी कुछ देखा ही नहीं था और एग्जाम में जैसे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आ गया था अल्फा बीटा गामा वाला और इस बार भी ना आ जाए। तो पहले भी अल्फा बीटा गामा वैसे तो सिलेबस से हटा दिया पर एग्जाम के अंदर दे दिया, तो इसलिए आप लोग मान के चलें कि कुछ भी आ सकता है तो अपन इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं। न्यूक्लियाई के प्रॉपर्टीज आप सभी लोग जानते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं उनको अपन न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं और वही आपका मास नंबर होता है। अगर कोई पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, मास m है एंड इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज q, तो हम लोग उसकी वेलोसिटी v इन्फिनिटी से अगर देखते हैं तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन काम में लेते हैं ना, ki प्लस ui इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, और यहाँ से हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से उसका रेडियस जो है वो निकाल लिया करते थे। रेडियस आर ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 वेयर ए इज द एटॉमिक मास। ये बात सब लोग जानते हैं। आर नॉट जो है वो एक फर्मी होता है और फर्मी मतलब 10 की पावर -15, ठीक है, मीटर की बात चल रही है। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -15। डेंसिटी का ऑर्डर 10 की पावर 17 होता है जो सबके लिए कांस्टेंट होती है। वॉल्यूम अगर लिखना हो तो 4/3 पाई आर का क्यूब करना है और आर की वैल्यू सब जानते हैं, आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3 होती है, ठीक है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, क्योंकि वो सभी की 10 की पावर 17 का चलता है। 10 की पावर 17 का ऑर्डर रहता है केजी पर मीटर क्यूब, है ना। दिस इज वेरी ह्यूज। 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 17 किलो भरा हुआ है, ये बहुत बड़ा है ना, क्योंकि बहुत बड़े एटम के अंदर न्यूक्लियस का जो छोटा सा पार्ट है उसी छोटे से पार्ट में सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ये मान के चलते हैं। तो अगर एक स्टेशनरी न्यूक्लियस फूट जाए दो लाइटर न्यूक्लियाई में, तो जो उसके दो टुकड़े होंगे उसमें आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लें, और अगर रेशो ऑफ वेलोसिटीज वगैरह निकालते हैं तो उसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, v1/v2 इज m2/m1। और अगर वहां हम लोग इसके मासेस को यूज करें a2/a1 आ जाएगा, और ए का रेशो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं आराम से, आर नॉट ए की पावर 1/3 से r2/r1 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का अगर रेशो निकालेंगे तो उसमें भी r2/r1 का क्यूब आपको देखने को मिलेगा, ये वाली बात ध्यान रहे। तो आर एस वी अगर रेडियस है अलग अलग, है ना, सरफेस एरिया और वॉल्यूम है ना, और मास नंबर अगर ए है, तो आप देख सकते हैं आर क्योंकि प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3 होता है तो r1/r2 से ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। एरिया क्योंकि आर स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है तो a1/a2 की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, और वॉल्यूम के केस के अंदर क्योंकि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है तो 2/3 की जगह 3/3 आएगा, और 3/3 का मतलब 1 होता है, मतलब v1/v2 इज इक्वल टू a1/a2 का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। एटॉमिक मास यूनिट जो हम लोग प्रोटॉन के मास को मान के चलते हैं, 1/12 द मास ऑफ द कार्बन एटम इज 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। एक AMU की जो वैल्यू है ना, दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ 1 AMU, ठीक है। एनर्जी इक्विवेलेंट की वैल्यू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, जिसको हम लोग E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर करके निकालते हैं, वेयर डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट, ठीक है। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, तो मास ऑफ द न्यूक्लियस हमेशा जो उसके न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करके अगर नापोगे उनके मास तो उससे कम होता है। इसका मतलब कोई एनर्जी का डिफरेंस ही मास को यहाँ पे फुलफिल कर रहा होगा, वही एनर्जी हम लोग देते हैं किससे, मास डिफेक्ट से या डेल्टा एम सी स्क्वायर से, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस का मास हमेशा ज्यादा है आपके न्यूक्लियस के ओवरऑल मास से, है ना। तो इफ Z एंड A रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, तो बेटा Z टाइम्स ऑफ प्रोटॉन कर दिया, प्रोटॉन का मास, है ना, Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z क्या बचेंगे, न्यूट्रॉन्स, तो उससे मैंने न्यूट्रॉन्स के मास को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसमें से किसका मास निकाल दिया डिफेक्ट निकालने के लिए, पूरा जो न्यूक्लियस है, भाई ये तो न्यूट्रॉन का मास है, अब मास ऑफ द न्यूक्लियस इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 9 इंटू 10 की पावर 16 से, सी स्क्वायर। ये जो वैल्यू है इसको जब सॉल्व करते हैं तो AMU के अंदर जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है, E इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू 931.5
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मासेस को एएमयू में ले गया है और एनर्जी को फाइनली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया है तो। अदरवाइज अगर सीधे सॉल्व करूंगा तो इससे जो आंसर आएगा, तो मास वगैरह भी केजी वेजी में लो, तो इन दैट केस आंसर विल कम आउट इन जूल। अगर डेल्टा एम केजी में पता है तो आंसर जूल में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इफ जेड एंड एआर रिस्पेक्टिवली दिस ये मैंने बता दिया। बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर होती है, डायरेक्ट करोगे जूल में आएगी, 931.5 वाले से करोगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। हमें जब भी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी होगी, है ना, टू कंपेयर स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हमेशा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है ना, न्यूक्लियन मतलब एटम, एटम के अंदर वाला मौजूद न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन को हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, जो डेल्टा एम डिवाइडेड बाय ए से आता है। अगर पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियस अनस्टेबल आ गया। ठीक है, और अगर पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है तो आपका न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। ये वाली बात हम लोग जानते हैं। तो व्हेनेवर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो ऐसे में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। और यही जो एनर्जी रिलीज हुई है, इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ मास, तो डेल्टा एम सी स्क्वायर करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स करके हम लोग सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। न्यूक्लियर फोर्सेस जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस जो है बाउंडेड रहता है। अदरवाइज क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी होता है। तो न्यूट्रॉन तो असल में कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वगैरह पर, ये तो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगा रहे हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को अपोज करने के लिए अगर देखा जाए तो एक फोर्स हर डायरेक्शन में लग रही है इस पे, इस प्रोटॉन पे, अट्रैक्टिव फोर्स। दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज द न्यूक्लियर फोर्स। ऑल्दो पॉइंटेड फर्मी से कम अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस हो जाए तो इन दैट केस आपकी न्यूक्लियर फोर्स भी रिपल्सिव हो जाती है और आपका जो न्यूक्लियस है वो फट जाता है, जिस कारण से रेडियो एक्टिविटी पैदा होती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स यहाँ बताई हुई हैं। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, दे आर अबाउट 1038 टाइम्स, है ना, ये क्या लिख दिया, 10 की पावर 38 लिखना था, 1038 नहीं, 10 की पावर 38 टाइम्स, है ना बेटा, ये गलत हो गया, है ना। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल कूलम्स एंड न्यूक्लियर फोर्स, तो 1:10 की पावर 36:10 की पावर 38। बल्कि इलेक्ट्रॉन में तो बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज टू न्यूक्लियर फोर्स, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जब रेशो लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल का रेशो लेते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, तो वो 10 की पावर 42 आता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्सेज आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज बट कंटेन ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ रिपल्सिव फोर्सेज, शॉर्ट रेंज होती है। न्यूक्लियर फोर्सेज आर सैचुरेटेड, न्यूक्लियर फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट, स्पिन डिपेंडेंट, मतलब कि अगर सेम डायरेक्शन में स्पिन होगी तो ज्यादा होगी, और यही अगर मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ज्यादा है, और यही अगर एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स भी कम है, स्पिन डिपेंडेंट होती है। एक्सचेंज फोर्सेज होती हैं और नॉन सेंट्रल फोर्सेज होती हैं। ऐसे सेंट्रल फोर्सेज की तरह इनको ट्रीट नहीं कराना। ये आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का जो है ये एक ग्राफ होता है जो आप लोग पढ़ते हो। इसके अंदर आप लोग कहीं कहीं पीक्स देखते हो, ये आपके छोटे एलिमेंट्स हैं जो स्टेबिलिटी बेल्ट में जाने की कोशिश करते हैं। आयरन सबसे स्टेबल आपको एलिमेंट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, शुरुआत हो गई है नीचे से, तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ ग्रेजुअल राइज नहीं है, यहाँ एक्सपोनेंशियल राइज है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यहाँ ग्रेजुअल फॉल है। ठीक है, ये करीब करीब एक स्टेबल बेल्ट कहलाती है। 40 से लेके, मतलब तुम ये मान लो कि 40 से लेके 60-65 तक एक स्टेबिलिटी बेल्ट जो है वो कहलाती है, जो यहाँ तक रहती है। उस स्टेबिलिटी बेल्ट में आने की सब लोग कोशिश करते हैं। तो जो बड़े न्यूक्लियस हैं वो दो में फूट जाते हैं, तो इस तरफ तो फ्यूजन हो जाता है ना, और स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, और छोटे वाले न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होकर फ्यूजन करने के बाद में स्टेबल बेल्ट में आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वेरिएशन के बारे में बताया हुआ है कि भाई मिनिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इन द केस ऑफ अ ड्यूट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है सिर्फ 1.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम 8.7 होती है आयरन के लिए, इसीलिए जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। न्यूक्लियर विद ए ग्रेटर देन 220 आर डिस्टिंक्टिवली अनस्टेबल, है ना, डिस्टिंक्टली अनस्टेबल, दैट मींस फॉर ए ग्रेटर देन 220 हेवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू नियरली इक्वल न्यूक्लियर जिनके मास नंबर लेस देन 150 हो। ठीक है बेटा, और वो स्टेबल बेल्ट के अंदर कहीं आ पाए। तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ही फूटता है।
लाइट न्यूक्लियस सच एज हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस टू फॉर्म हीलियम फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो एटलीस्ट हीलियम तक तो पहुंचो जिससे कुछ स्टेबिलिटी आए, तो इसीलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइकिल करके फ्यूजन जो है वो हम लोग करते हैं। ठीक है बेटा। वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं उसी ग्राफ के ऊपर जो जो बातें हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन कैन अकर ओनली इफ सर्टेन कंजर्वेशन लॉज आर फॉलोड, और वो कंजर्वेशन लॉज क्या है? मास का कंजर्वेशन, चार्ज का कंजर्वेशन, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, ये सब जब फॉलो होंगे तभी ये सब चीजें पॉसिबल हैं, अदरवाइज हम लोग इसको पॉसिबल नहीं मानते। और इसी कारण पता है क्या हुआ, जब एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व करना था और ये सारी चीजें देखनी थी, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व करना था, तो हम लोगों को है ना कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को इन्वेंट करना पड़ा कि भाई जब बीटा बीटा एमिशन जब हुआ तो न्यूट्रिनो निकला, एंटी न्यूट्रिनो निकला, अदरवाइज हमें पता ही नहीं लग रहा था। तो जब अल्फा रेडिएशन हुआ तो हीलियम 42, ठीक है, ये आपने निकाल दिया। 42 का मतलब ऊपर आपका मास नंबर तो 4 से कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से कम हो जाएगा, और ये आपका अल्फा पार्टिकल निकलेगा, साथ में निकलेगी ढेर सारी एनर्जी, ये अल्फा डिके। बीटा रेडिएशन के अंदर बेटा बीटा माइनस भी होता है और बीटा प्लस भी होता है। बीटा माइनस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन -10, बीटा पॉजिटिव इज पॉजिट्रॉन। याद रहे, पॉजिट्रॉन इज नॉट अ प्रोटॉन, इट हैज द सेम मास एज इलेक्ट्रॉन बट चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ बीटा डिके, इन्होंने सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव डिके की बात की है, बीटा माइनस की, और क्योंकि यहाँ ये निकला है ना, इसको बीटा लिख लो, क्योंकि यहाँ पर ये बीटा निकला है तो नीचे -10 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, यहाँ एटॉमिक नंबर 2 से घट जाता है, मास नंबर 4 से घट जाता है, यहाँ मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। ठीक है, गामा रेडिएशन के अंदर आपका जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहता है, और उस एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट या स्टेबल कंडीशन के अंदर आने के लिए वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, दैट रिलीज ऑफ एनर्जी इज गामा रेडिएशन। ठीक है, इसी की बात चल रही है। रेडियो एक्टिव डिके के लॉज आ गए हैं, जिसका पहला लॉ है n इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा जो है वो यहाँ पे डिके कांस्टेंट होता है, एन नॉट जो है वो आपके इनिशियल सैंपल में कितने न्यूक्लियस थे उसकी बात होती है ना, और n जो है वो किसी टाइम t पर कितने बचे हुए हैं इसकी बात बताता है ना। ये वाली बात हो गई। यहाँ से अगर टाइम की कैलकुलेशन कोई करवाए तो 1/λ ln n नॉट बाय n आ जाता है। नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड अगर निकालें तो उससे एक्टिविटी की कैलकुलेशन होती है, और एक्टिविटी होता है a इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। मास निकालने के लिए भी होता है m इक्वल्स टू एम नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तीनों एक्सप्रेशन ही वैलिड है, एक जैसे तीनों के तीनों चलते हैं। ठीक है, a की वैल्यू लैम्डा टाइम्स ऑफ n होती है, जिसमें n जो है वो मास इन ग्राम अपॉन मास नंबर टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बैकरल होती है। इसके अलावा क्यूरी और रदरफोर्ड भी काम में लेते हैं। एक बैकरल यानी 1 डीके पर सेकंड, एक रदरफोर्ड में 10 की पावर 6 डीके होते हैं, और एक क्यूरी के अंदर 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डीके होता है। ठीक है, क्यूरी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर रेडियम, क्योंकि वो मैडम मैरी क्यूरी की तरफ से आई थी। ठीक है, अगर न्यूक्लियस साइमल्टेनियसली डिके करता है अलग अलग तरीके से, तो जो लैम्डा इफेक्टिव होता है उसका वो λ1 + λ2 होता है। ठीक है, दो स्टेट का मान के चल रहा हूं कि भाई एक ही न्यूक्लियस है और वो एक बार λ1 से किसी और मेटल को बनाता है और λ2 से किसी और एलिमेंट को बना देता है। यहां से मान ले x भी बन गया, y भी बन गया, है ना। इसीलिए हाफ लाइफ के बारे में बताया गया है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हाफ लाइफ से कैसे रिलेटेड है भाई, टी हाफ की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है आपकी ln2/λ, जिसे आप लोग 0.693/λ के नाम से भी जानते हैं। ऐसी आपकी मीन लाइफ होती है, और मीन लाइफ जो होती है वो होती है सीधे 1/λ। ठीक है ना, एक्सप्रेशन से आपको पता हो तो बढ़िया है, राइट। मैंने एक बार बता दिया। ये आपके हाफ लाइफ का जो कर्व है ये वो बताया हुआ है कि इनिशियली अगर आप लोग 1 थे तो आप धीरे धीरे ऐसे घटते जाते हो, है ना, फाइनली आप लोग 0 की तरफ बढ़ जाते हो। और ये आपका अगर मान लो टी हाफ की अगर हम लोग वैल्यू लेते हो तो हाफ के ऊपर n0/2 बचते हो। ठीक है, हाफ लाइफ का मतलब ही क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब है कि आप आधे हो गए, 100 थे और 50 रह गए, हाफ लाइफ। मीन लाइफ के बारे में बता दिया है, 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ होती है, ये भी इसके अंदर बता दिया है। ठीक है, पैरेलल डीके मैंने बता दिया, इसकी और कोई जरूरत है नहीं। प्रोबेबिलिटी सर्वाइवल पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, इसको आप लोग इग्नोर मारेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया कि भाई इस तरह से न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था। तो 9 बेरिलियम
और 4 हीलियम से जब हमने 13C बनाया जो एक आइसोटोप है ना भाई, तो यहाँ से हम लोग 12 6 और एक न्यूट्रॉन को जनरेट कर पाए। तो न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल आउटसाइड द न्यूक्लियस, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, इट हैज हाई पेनिट्रेटिंग पावर एंड लो आयनाइजिंग पावर, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड थर्मल न्यूट्रॉन्स, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू थर्मल न्यूट्रॉन्स व्हेन दे पास थ्रू अ सब्सटेंस कॉल्ड मॉडरेटर, जो हम लोग देखेंगे किसके अंदर, फिजन के अंदर। ऑन एन एवरेज फिजन ऑफ यूरेनियम 235 2.5 न्यूट्रॉन्स आर एमिटेड पर फिजन व्हेन फिजन अकर्स। तो न्यूक्लियर फिजन की इक्वेशन है, आपने न्यूट्रॉन फेंक कर मारा किस पे, यूरेनियम के न्यूक्लियस पे, जिससे बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन और साथ में ढेर सारी एनर्जी जो है वो निकली। इसके अलावा एक ज़ेनॉन स्ट्रोंशियम वाली इक्वेशन भी होती है, पर मैक्सिमम यही वाली इक्वेशन जनरेट होती है। एनर्जी रिलीज इसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है और 0.1% का यहाँ पे मास डिफेक्ट आता है। एक रिप्रोडक्शन फैक्टर होता है के, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रेजेंट जनरेशन अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रीवियस जनरेशन बताता है। अगर इस के की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो रिएक्शन को हम क्रिटिकल कंडीशन वाला रिएक्शन बोलते हैं। के की वैल्यू 1 हो जाती है तो एकदम बढ़िया क्रिटिकल हो जाता है, ये सब क्रिटिकल कहलाता है। अंडर क्रिटिकल भी बोलते हैं इसको, और पहले वाले को क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल। के अगर 1 हो गया तो जितने न्यूट्रॉन बन रहे हैं ना इक्वेशन में उतने ही जा भी रहे हैं, तो के की वैल्यू 1 का ये मतलब होता है। और के अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो सुपर क्रिटिकल में चले गए, मतलब जितने बन रहे हैं उससे कम आप लोग कंट्रोल कर पा रहे हो, तो क्या एक अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाता है, और यही वो है जिसमें चेन रिएक्शन बनता है। तो ये वो कंडीशन है जब आपका एटम बम बन जाएगा, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 अगर हो गई तो इसीलिए हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बनते हैं। यही चेरनोबिल में हुआ था, जो एटम बम, जो आपका पावर प्लांट जो फट गया था उसमें। ठीक है, रिएक्टर के अंदर पावर आउटपुट ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज गिवन बाय P इक्वल्स टू NE/T। ठीक है ना, ये पावर आउटपुट की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी यूनिट जो है वो वॉट है। एनर्जी आप लोग वॉट के अंदर, एनर्जी जूल के अंदर पुट करें। अगर x% ऑफ एनर्जी रिलीज होती है फ्यूजन में और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो आउटपुट पावर जो है उसका एक फॉर्मूला बना रखा है, x% है तो x/100 और मल्टीप्लाई कर दिया उसको NE/T, जो यहाँ पर आपकी पावर है। If x grams of a nuclear fuel of a mass number A undergo fission in a time of t seconds, if E is the energy released per fission, then power output जो ऐसे में आती है वो NE/T जो होती है उसमें x/A times of n करके E/T से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें n जो है वो एवोगाड्रो नंबर होता है। ठीक है, फ्यूजन के अंदर हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन की साइकिल होती है, सब लोग जानते हैं, है ना। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल है। कार्बन नाइट्रोजन से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जब फिजन हो रहा होता है और एक फ्यूजन के अंदर 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होती है। अगर फिजन कराते हैं तो एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन जो होता है वो 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, और फ्यूजन के अंदर 4 प्रोटॉन बनते हैं, एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अबाउट 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेटा आपको पता हो तो अच्छा है। फ्यूजन में 0.09% ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, वही 0.1% का मास डिफेक्ट जो बोल रहे हैं। इन फ्यूजन 0.66% ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। हाइड्रोजन बॉम्ब इज अ फिजन फ्यूजन बॉम्ब। न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस इन स्टार्स। ठीक है, कोर ऑफ स्टार्स। असल में पेयर एनाइलेशन के अंदर क्या होता है, आओ देख लेते हैं। जब एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एनाइलेट करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम लोग पेयर एनाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिल गए। ठीक है ना, ऐसे में आपको 2 गामा फोटोन जनरेट होते हुए मिलते हैं जिनकी एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को मिलाना था। ठीक है, -1 और 0 और +1 और 0। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दोनों में ही माइनस लिख दिया। ठीक है, व्हेन अ गामा रे फोटोन ऑफ एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटरेक्ट्स विद मैटर, यानी अब यहाँ ये जो गामा फोटोन बना ना, ये जब मैटर्स के साथ में इंटरेक्ट करता है तो इंटरेक्ट्स विद मैटर, तो ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के पेयर बनने चाहिए और ये जनरेट होते हैं। इसको हम लोग पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। तो एक गामा फूट के ही ये 2 बना देता है, जबकि ये 2 मिलके 2 बना रहे होते हैं गामा फोटोन। एक गामा फोटोन से भी काम चल जाता, 2 क्यों बनाए भाई? यहां देखो, एक गामा फोटोन जब फूटा तो उसने एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। यहां पर आपके 2 गामा फोटोन क्यों बने? तो इनके मिलने पे। तो ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के चक्कर में, है ना। ये बहुत जोरदार बात है अपने आप में। तो ये पेयर एनाइलेशन और पेयर प्रोडक्शन का फंडा है, और इस प्रकार से आपका न्यूक्लियाई वाला जो पार्ट है वो भी समाप्त होता है। अगले पार्ट के अंदर दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सायोनारा एंड जय हिंद।